नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। काफी बड़ी घटना हमारे सामने कल से निकल के आ रही है और मैं कह सकता हूँ कि बड़ी दुखद घटना है ये। अभी क्या रहा है देश के अंदर ये पता नहीं चल रहा है। काफी जवान हमने इन 2 महीनों के दौरान खो दिए हैं, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे फिर वो किसी स्टेट पुलिस के जवान हो। अब डीआरजी के जवान थे 10 जवान और एक यहाँ पे सिविलियन की हत्या हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अंदर नक्सली अटैक हुआ है जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए और एक सिविलियन ड्राइवर थे। तो टोटल हम कह सकते हैं 11 लोग यहाँ पे हमारे मारे गए हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ के सीएम है श्रीमती भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा यहाँ पे बयान आया है कि जो बलिदान यहाँ पे हमारे श्री श्री भूपेश बघेल जी, सॉरी, जो बलिदान यहाँ पे दिया गया है हमारे जवानों के द्वारा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। अब क्या छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर देश के अंदर भी कुछ बड़ा होने वाला है? जैसे पीछे कुछ दिन पहले की बात है, रिसेंटली आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे 5 से 6 जवान शहीद हुए थे और उससे पहले भी बहुत सारे आतंकी हमले भी देश के अंदर होते रहे हैं। तो काफी एक एक प्रकार से इस 1 से 1.5 साल के अंदर आप देखोगे तो देश का जो माहौल है काफी बिगड़ा हुआ है। भाई मेरे हिसाब से तो बिगड़ा ही हुआ है, क्योंकि इतने जवान जब हम खोते हैं हमारे, तो काफी दुख होता है इस चीज को लेकर। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर जो एक रेड कॉरिडोर करके शब्द आता है, इस कौन से क्षेत्र को रेड कॉरिडोर बोलते हैं? नक्सली जो एक शब्द है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है, और जो नक्सलवादी हैं यानी कि किस विचारधारा के ऊपर आपके ये लोग चलते हैं, इनकी डिमांड्स क्या हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो हमारी सरकार है, सेंटर सरकार, उसके द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं नक्सलवादियों को दमन करने के लिए या फिर इनको मेन स्ट्रीम के अंदर जोड़ने के लिए, क्योंकि मुख्य धारा में जब तक ये लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक ये हमले ऐसे ही होते रहेंगे। तो ये चीज है, आप यहाँ पे न्यूज देख पाओगे। छत्तीसगढ़ माओइस्ट अटैक, 10 सिक्योरिटी पर्सनल, ड्राइवर किल्ड इन आईईडी दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ब्लास्ट बाय द नक्सल इन दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के अंदर ये वाला कांड हुआ है। मैं आपको मैप मैप से भी समझाऊंगा कि दंतेवाड़ा इलाका वाला जो इलाका है, बस्तर वाला जो इलाका है, सुकमा वाला जो इलाका है, ये काफी रेड कॉरिडोर के अंदर आता है। ठीक है। दंतेवाड़ा अटैक, लास्ट डेज ऑफ वार ऑन नक्सलिज्म, जवान सेक्रीफाइसेज वोंट गो इन वैन से छत्तीसगढ़ सीएम जो श्री भूपेश बघेल जी हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया। काफी बड़ा बयान है। इसके मायने क्या निकलेंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद, मतलब लास्ट में बताऊंगा इसके मायने क्या निकलेंगे। ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वो बात की बात है, बट अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड करके है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस की ही एक फोर्स है, राइट, डीआरजी जिसको आप कहते हो, ये छत्तीसगढ़ जो पुलिस है उसी की एक आर्म्ड फोर्स है, इसी की एक विंग है, जो कि क्या करती है, छत्तीसगढ़ वाले इलाके के अंदर एंटी माओसिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देती है। ठीक है, इसको बनाया गया था। अब इसके जो जवान हैं उनके ऊपर यहाँ पे आईईडी से यहाँ पे हमला किया गया है, यानी कि जो रूट था, जिस रूट पे कॉन्वॉय मूव कर रहा था, उस रास्ते में आईईडी यहाँ पे प्लांटेड की गई थी और जिसके कारण ये वाला घटनाक्रम हो गया है। अभी ये जो घटना हुई है 350 किलोमीटर है फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द रायपुर, कैपिटल ऑफ द स्टेट दैट इज रायपुर। रायपुर से 350 किलोमीटर हो जाएगी। और जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसके हेडक्वार्टर से तकरीबन 50 किलोमीटर के दूरी पर ये वाली घटना हुई है। ठीक है। अभी अगर हम बात करें, देखिए ये तस्वीरें, बहुत खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, काफी और तस्वीरें थी इसके अंदर, चलो जो भी है। तो ये अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो हमारा छत्तीसगढ़ का इलाका, आपको पता है छत्तीसगढ़ है, जो झारखंड है और बिहार है, ये 1 नवंबर 2000 को नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। ठीक, सॉरी, नए स्टेट बनाए गए थे। और जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ये आप अगर नीचे आप इसकी बॉर्डर देखोगे तो यहाँ पे तेलंगाना, ये इधर तेलंगाना से लगता है बॉर्डर, और आंध्र प्रदेश से लगता है, इधर वेस्ट बंगाल उड़ीसा से लगता है। ठीक है। और इधर आप उत्तर प्रदेश बिहार से लगता है, झारखंड से लगता है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश से लगता है। तो ये जो इलाका है हमारा, ये वाला जो इलाका, इसी को रोड रेड कॉरिडोर के अंदर आपको फॉल करते हैं। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये जो दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बस्तर है, बीजापुर है, नारायणपुर है, ये वाला पूरा का पूरा इलाका हॉटस्पॉट है फॉर द नक्सलिज्म। नक्सलवादियों का हॉटस्पॉट हम कह सकते हैं। और काफी हमले अगर आप देखोगे तो इसी दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर वाले इलाके में देखने को मिले हैं अभी तक। ठीक है। तो ये चीज है।
now this is the biggest attack carried out the Maoist on the security forces in the state in the last 2 year। पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा हमला हमको देखने को मिला है, क्योंकि पीछे 2021 में आई थिंक फरवरी की बात हो जाएंगी जब हमारे 22 जवान यहाँ पे मारे गए थे इन एन एम्ब्यूस अलोंग द बॉर्डर ऑफ द सुकमा एंड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो सुकमा और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला जो इसके जो बॉर्डर है ना, इसके आसपास ये वाला हमला हुआ था। काफी ये भी डरावनी घटना थी एक प्रकार से। उसके बाद से ये वाला जो सेकंड अटैक है, काफी बड़ा अटैक किया गया है नक्सलवादियों के द्वारा। अब ये मैंने बताया कि 1 से 1:30 बजे के आसपास की घटना है, जो कि अरनपुर रोड के ऊपर हुई है। और ये वाला जो रोड मैंने आपको दिखाई, अरनपुर रोड है, जो कि हेडक्वार्टर से हेडक्वार्टर को जोड़ता है। हेडक्वार्टर जाते वक्त इन लोगों के ऊपर हमला किया गया है। ये जवान थे हमारे डीआरजी के, मैंने आपको बताया, जो कि कैरी आउट करते हैं एंटी माओइस्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ कैसे है, देखिए। जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के हैं ऑफ बस्तर रेंज सुंदर राज पी, इनके द्वारा बताया गया है कि जो जवान थे हमारे, उनको यहाँ पे जो कॉन्वॉय था उनको लीड कर रहे थे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। और ये लोग एक यहाँ पे इनको इनपुट मिली, एक प्रकार से टॉप इनपुट मिली थी कि इस एरिया के अंदर जहां पर ये ऑपरेशन करने गए थे, उस एरिया के अंदर माओइस्ट का प्रेजेंस है, राइट। यानी कि एक्टिंग ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ माओइस्ट प्रेजेंट इन एरिया एंड ऑपरेशन वाज कंडक्टेड, और उस ऑपरेशन को लीड किया गया था बाय द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। अभी तक नाम सामने आ गए हैं, बाकी इसका नाम देखते हैं क्या सामने आया है। तो ये चीज है। अब इनको यहाँ पे लीड कर रहे थे ये डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। एंड व्हेन दे वर रिटर्निंग टू द दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर, जब ये वापस आए थे ना दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर में, वापस जब आ रहे थे, तब इनको टारगेट किया गया है माओइस्ट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, जो जैसे ही घटनाक्रम हुआ, उसी दौरान तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमारे सीआरपीएफ के जवान और अनोदर डीआरजी के जवान और जो भी घटनाक्रम उसके ऊपर पहुंच गए और एक सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी कर दिया है, ठीक है। क्योंकि नक्सलवादी जो छुपे हुए थे, जिन्होंने हमला किया है, उनको एक प्रकार से ढूंढना जरूरी है और उनके ऊपर एंटी ऑपरेशन लगाना, यानी कि उनको काउंटर करना जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारे जवान थे, उनके जो पार्थिव शरीर है, उनको भी एक प्रकार से ले जाया गया है, राइट। अब ये जवानों के नाम आप देख पाओगे यहाँ पे, इनका रैंक वगैरह तो अभी कुछ सामने नहीं आया था, तो लेकिन जवानों के नाम मैंने डाल दिए हैं, आप देख पाओगे। एक ड्राइवर की अभी हत्या हुई है। अब डीआरजी की अगर हम बात करें, तो डीआरजी एक स्पेशल फोर्स है, मैंने बताया छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर ये काम करती है। मतलब छत्तीसगढ़ जो पुलिस है उसी की एक फोर्स है, जो कि एंटी माओइस्ट ऑपरेशन को कैरी आउट करती है इन द स्टेट। और इस फोर्स के अंदर तकरीबन ये लगा लीजिए, जो लोकल ट्राइबल्स होते हैं उन्हीं के लोगों को इसके अंदर भर्ती किया जाता है। क्योंकि आपको पता है, ये सारा का सारा जो इलाका है, काफी घने जंगलों वाला है, पहाड़ी वाला इलाका है। और जो ये लोग होते हैं नक्सलवादी, ये बड़े बड़े जंगलों के अंदर ही घुसकर ये हमला करते हैं। गुरिल्ला वारफेयर का नाम आपने सुना होगा, उस प्रकार से गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, छुप के हमला करते हैं। तो इन चीजों को टैकल करने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए, जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं, उन्हीं को इसके अंदर भर्ती किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया कि सेवरल सक्सेसफुल ऑपरेशन इनके द्वारा, यानी कि जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन है, इनके द्वारा कंडक्ट किए जा चुके हैं डीआरजी के द्वारा, ठीक है। अब ये देखिए, काफी एक प्रकार से बड़ी दुखद घटना है। अगर आप गाड़ी की हालत देखोगे तो काफी बिल्कुल बेकार हो गई है। ये पूरा का पूरा इलाका, इन्होंने रास्ते के अंदर आईडी को यहाँ पे प्लांटेड किया था और गाड़ी यहाँ पे उड़ गई है। तो आप देख पाओगे हमारे जवानों की हालत क्या हुई होगी, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। अब देखिए प्रोटोकॉल्स क्या है, जो एक सीनियर ऑफिसर हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस के, उनके द्वारा बताया गया कि जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, मान के चलिए कोई भी ऑपरेशन आपको कैरी आउट करना है, तो उसके लिए हमेशा एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड एसओपी, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और एक प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, उनका यहाँ पे पालन करना अवश्य होता है। तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वे डिक्टेट करते हैं दैट द सिक्योरिटी फोर्सेज कैन मूव फॉरवर्ड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ओनली आफ्टर। अगर आपको मूव करना है, फॉरवर्ड करना है ऑपरेशन के लिए, आप कब कब मूव कर पाओगे, जब आपको एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिले और जो सैनिटाइजेशन करना है रूट का, वो अगर हो जाए, उसी के बाद आप मूव कर पाओगे। मीन्स जो रूट, जो जिस रूट से कॉन्वॉय जाने वाला है, उस पूरी रूट की सबसे पहले जांच की जाती है कि कहीं ना कहीं, मतलब इस रूट के ऊपर आईईडी वगैरह वगैरह, बम या फिर कोई अनदर कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस तो नहीं है। तो उस चीज को कैरी आउट करने के बाद ही जो हमारे जवान है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब ये काम है कई बार आरओपी से भी लिया जाता है, दैट इज द रोड ओपनिंग पार्टी। ये भी एक दस्ता होता है, पुलिस का ही दस्ता होता है, इसमें जो ट्रेंड जवान होते हैं। और ये जो रोड ओपनिंग पार्टी, मीन्स नाम से ही पता चल रहा है, रोड को ओपन करने वाली पार्टी। ये पूरे जो रूट होता है उसकी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करते हैं पहले, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आतंकवादी हमला या वगैरह वगैरह कोई चीज तो नहीं है।
ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो जवानों के लिए खतरा साबित हो जाए, तो उस चीज को बोलते हैं रोड ओपनिंग पार्टी। अब ये देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पुलवामा वाला हमला हुआ है, यानी कि जो हमारे सतपाल मलिक जी हैं वो कह रहे हैं ना कि वहां पर जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर कई सारे रोड्स आके मिलते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी आरोपी नहीं थी, मीन्स रोड ओपनिंग पार्टी वहां पर नहीं थी। तो रोड ओपनिंग पार्टी यहाँ पे लगाई जाती है, ये मेन रोड है, ये रास्ता यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी पुलिस की, यहाँ से दस्ता गुजरने वाला है हमारा, ठीक है, इस रूट से दस्ता गुजरने वाला है। तो जो भी रूट होगा, जो भी मोड होगा, जो भी मतलब एक प्रकार से क्रॉसिंग होगी ना, तो वहां पर पुलिस की गाड़ी पहले से ही खड़ी होनी चाहिए, ऐसा मतलब एसओपी और प्रोटोकॉल्स में बताया जाता है। लेकिन इस दौरान नहीं था, जो पुलवामा वाला हमला हुआ था उस दौरान नहीं था। यही सत्यपाल मलिक के आरोप हैं, ठीक है। अब आरोपी की अगर हम बात करें, देखिए आज के समय में जहां आतंकवाद नक्सलवाद की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं, जिससे यह जरूरी हो गया कि सुरक्षा बल नेताओं, वीआईपी और सजो सामान को उनकी यात्रा के दौरान रोड या रेल में सुरक्षा कवर प्रदान किए जा सके। बिल्कुल सही बात है, कई बार आपने देखा होगा वीआईपी जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी नक्सलिज्म के हमले होते हैं, नक्सलवाद हमला कर देते हैं। जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो हमला कर देते हैं, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला कर देते हैं। हमारा जो सामान है, जान माल की जो कि हानि न हो, उस चीज के लिए आरोपी को लगाया जाता है। आतंकवादियों ने इससे पहले भी कई बार पहाड़ी जंगलों और मैदानी इलाकों में सुरक्षा बलों तथा वीआईपी के कॉन्वॉय पर हमला करते हुए बहुत भारी जान और माल का हमारे नुकसान पहुंचाया है। बहुत ही केसों में एम्बुश और आईडी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अब ये एडवांस हो गई हैं, ये लोग भी एडवांस हो गए। अब पता नहीं चल रहा कि इनको आईडी और ये एम्बुश जैसे खतरनाक सामान मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। ये भी काफी चिंताजनक बात है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों या फिर वीआईपी कॉन्वॉय के मूवमेंट को पूरा योजनाबद्ध तरीके से प्लान की जाती है, और उसके लिए सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए आरओपी दैट इज द रोड ओपनिंग पार्टी या फिर पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज हो जाएगी, यानी कि ओपी सुरक्षा बलों का दस्ता होता है आरओपी। आरोपी सुरक्षा बलों का ही एक दस्ता होता है जो सुरक्षा बलों वीआईपी कॉन्वॉय के मूवमेंट के दौरान आतंकवाद प्रभावित इलाकों कॉन्वॉय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोड के दोनों तरफ लगाया जाता है, ठीक है। रोड के दोनों तरफ यहाँ पे इसका एक प्रकार से पार्टी को यहाँ पे बैठाया जाता है और सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये चीज हो जाएगी। अब देखिए सुरक्षा, ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद से छत्तीसगढ़ के सीएम का यहाँ पे ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी सैडनिंग, आई एक्सप्रेस माई कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ जवान हु हैव बीन मार्टेड, दिस वार इज इन द लास्ट फेज। अब इनके द्वारा ये बात बोली गई है ना, तो ये भी काफी आप सोचने वाली बात है कि ये जो वार हो रही है ये बिल्कुल लास्ट फेज के अंदर है, एंड द नेक्स्ट लाइट्स विल नॉट बी सेपरेट, छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है। साथ ही साथ इनके द्वारा बयान भी आया था कि अब ये जो हमारा बलिदान जवानों ने दिया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अमित शाह, यानी कि आपको पता है जितने भी हमारी जो रिजर्व फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल जो हैं, और या फिर जैसे नक्सलवाद वाला जो इलाका है या जो एरिया है, ये सारा कंट्रोल किया जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आते हैं। देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है वो किसके हाथ में होता है, एक प्रकार से होम मिनिस्ट्री के हाथ में। तो उनके द्वारा भी यहाँ पे ट्वीट किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पे ट्वीट किया। हालांकि देखिए ट्वीट करने से और स्ट्रांगली कंडेम करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो इस चीज को आपने समझना पड़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। अब मैंने शुरुआत में एक बात लिखी थी, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, तो आप यकीन मानिए पक्का कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और उसका रीजन हमारे जवान न होकर दूसरा रीजन अगर भले ही हो तो आप समझ जाना, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए, आप मेरी बात से सहमत हो या न हो, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पर आप हमले भी हुए हैं, बहुत सारे हमले। 2021 के अंदर 18 के अंदर 9 जवान मारे गए, फरवरी 2018 के अंदर 2 जवान छत्तीसगढ़ के मारे गए थे छत्तीसगढ़ में, और 24 जवान यहाँ पे सीआरपीएफ के 2017 में मारे गए थे, 12 जवान सीआरपीएफ के 17 के अंदर, मार्च 17 में। तो काफी हमलों की लिस्ट भरी पड़ी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक रिपोर्ट पेश की गई थी सरकार के द्वारा, शायद 2022 के अंदर की बात हो जाएगी, उसमें बताया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो इंसिडेंट हैं उनके अंदर तो यहाँ पे काफी गिरावट हुई है, राइट। लेकिन जो जवानों की किलिंग्स हैं, जो हमले हैं, वो मतलब जो हमारे जवान मारे गए हैं उसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात करेंगे आगे कि सरकार के द्वारा इनको कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। व्हाट इज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। देखिए ये, यानी कि वामपंथी और चरमपंथी करके आप हिंदी में इसको प्रोनाउंस करते हो, ये सबसे ज्यादा मोस्टली पॉपुलर होते हैं माओसिस्ट के नाम से वर्ल्ड वाइड। इनको पूरे विश्व भर के अंदर माओवादी कहा जाता है। माओवादी वे लोग हैं जो कि
माओ जो तसे दजोंग था उसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी कि कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका कम्युनिज्म अलग ही प्रकार का था। और ये इंडिया के अंदर नक्सलाइट्स या फिर नक्सलिज्म के नाम से ही जाने जाते हैं, एंड हैज बीन ए मेजर थ्रेट टू दिस इंडिया सिंस 1960s। 1960 के दौरान से ही काफी एक प्रकार से बड़ा खतरा हमारे देश को है। द नक्सलिस्ट हैव फ्रीक्वेंटली टारगेटेड ट्राइबल पुलिस एंड द गवर्नमेंट वर्कर्स। जो भी ट्राइबल लोग होते हैं, पीपल हमारे पुलिस के जवान हैं और गवर्नमेंट के जो वर्कर हैं, अगर मान के चलिए वहां पर कोई इस एरिया के अंदर रेड कॉरिडोर में कोई डेवलपमेंट का कार्य करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इम्प्रूव करना है, तो वहां पर जो हमारे सरकारी कर्मचारी जाते हैं, जो भी काम करने वाले, उनके ऊपर भी हमला देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज हो जाएगी। अब इनका देखिए मानना क्या है, ये कहते हैं कि हम लोग एक प्रकार से जो हमारे जो राइट्स हैं, जो पूर लोग हैं उनके जो राइट्स हैं, जो हमारी जॉब नहीं मिल रही है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, है ना। हमको नेगलेक्ट किया जा रहा है, हमारे जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं और जो पूर हैं, हम उनके लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, इनका ऐसा मानना है। अब इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है एक रेड कॉरिडोर सब। देखिए ये पूरा का पूरा इलाका कर्नाटक से लेकर, इधर पूरा कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल का पूरा इलाका, इसी को हम लोग रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, क्योंकि सर्वाधिक घटनाएं जो नक्सलवाद की हैं वो आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी। हालांकि ये एरिया अभी सरकार के द्वारा बताया गया है कि इसका जो दायरा है वो कम हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे कम किया है सरकार के द्वारा। कर्नाटक में भी कम हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कम हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे इस एरिया में थोड़ा सा बचा हुआ है, राइट। तो ये चीज हो जाएगी। अब देखो ये इस मैप के थ्रू आप ज्यादा समझ पाओगे, तो जो हाईली अफेक्टेड एरिया है वो रेड के अंदर दिखाया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ है आपका, इधर ऊपर तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश का एरिया हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड का एरिया यहाँ पर काफी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी मॉडरेटली ये अभी भी एक्टिव हैं। तो ये चीज है। नाउ हिस्ट्री ऑफ द LWE, दैट इज द एक्सट्रीमिज्म, यानी कि एक्सट्रीमिज्म की जब बात आती है तो हमारे इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत कब से होती है। हमारे इंडिया में 1967 के अंदर एक पीजेंट रिवोल्ट होता है, यानी कि किसानों का एक आंदोलन होता है, और ये आंदोलन वेस्ट बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी विलेज के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। किसके खिलाफ? जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ किया जाता है, किसानों के द्वारा। अब ये गांव है नक्सलबाड़ी, और नक्सलबाड़ी गांव के अंदर इस मूवमेंट की शुरुआत होने के कारण ही इसको नाम दे दिया गया नक्सलिज्म, राइट। अब इसी नाम से आपको पता होना चाहिए, इसी गांव के नाम से इसका नाम पड़ा है नक्सलिज्म। अब 1967 के दौरान से, यानी कि 1960s के दौरान से ही काफी खतरनाक हमारे लिए साबित रहा है। ये लोग फिर हमारे पुलिस के जवानों के ऊपर हमला करने लगे, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर हमला करने लगे। इसके अंदर देखिए जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे हमारे, वे लैंडलेस थे, उनके पास जमीन नहीं है, वे लेबरर्स थे, वे एक प्रकार से आदिवासी लोग थे। और उन्होंने क्या किया था, एक रेड यहाँ पे कंडक्ट करवाई थी, जो ग्रेनरीज होती हैं इसके द्वारा जो बनाई गई थी लैंड लॉर्ड के द्वारा इन दी नक्सलवाड़ी विलेज, और उसके ऊपर हमला किया गया था। उसी दौरान से इस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, इस मूवमेंट को चाइना के द्वारा भी बैक किया गया था देश के अंदर, राइट। द ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया गोज बैक टू द तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन 1946। अब ये जो एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत है, ये इंडिया के अंदर कब से होती है? तेलंगाना का जो विद्रोह हुआ था किसानों का, इसको बोलते हैं तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन, 1946 से लेकर 1951, उस दौरान इस शब्द की काफी चर्चा होने लगी थी, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया ये जो रिबेलियन हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, इसको लीड किया जा रहा था चारू मजूमदार के द्वारा। आपने कई बार इनका नाम जरूर न्यूज के अंदर सुना होगा, चारू मजूमदार। और इनके एसोसिएट थे यहाँ पे कानू सन्याल एंड दी जंगल संथाल, ठीक है, जंगल संथाल करके हैं। और ये चीज हो जाएगी। अब इनको बैक किया गया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना के अंदर भी आपको पता है माओइस्ट यानी कि जो माओवादी विचारधारा के लोग यहाँ पे बसते हैं। कम्युनिज्म इनका अलग प्रकार का है, तो इन्होंने भी इंडिया के अंदर इस चीज को यहाँ पे सेपरेट करने में काफी भूमिका निभाई। और चाइनीज मीडिया ने यहाँ पे इस मूवमेंट को नाम दिया था दी स्प्रिंग थंडर। तो कई बार आपसे अगर पूछा जाए दी स्प्रिंग थंडर किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो आपने बता देना है नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है, और चाइनीज मीडिया ने ये नाम दिया था, राइट। द मूवमेंट इनिशियली टुक इंस्पायरेशन फ्रॉम द चाइनीज फाउंडिंग फादर, जो माओ त्जोंग थे उनके द्वारा जो कम्युनिज्म चलाया गया था उसकी विचारधारा से काफी प्रभावित थे शुरुआत में, लेकिन बाद में इन्होंने रेडिकली एक प्रकार से डिफरेंट हो गए फ्रॉम दी माओइज्म, क्योंकि इनके जो
एक प्रकार से हम कह सकते हैं डिमांड्स जो है इनकी वो अलग थी भाई। चाइना के अंदर अलग सिचुएशन है, हमारे यहाँ अलग सिचुएशन है। अब इसके रीजन क्या बताए जाते हैं भाई, क्यों इनके अंदर असंतोष है लोगों के अंदर। सबसे पहला तो यहाँ पे एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980s का, उसका यहाँ पे कड़ा विरोध किया गया था लोगों के द्वारा। हैज बीन यूज्ड टू टारगेट ट्राइबल्स, उनका कहना है कि ये ट्राइबल लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए सरकार के द्वारा ये वाला बिल या फिर जो एक्ट है लाया गया था, राइट। दूसरा यहाँ पे एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है ट्राइबल पॉपुलेशन का इन द नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स के अंदर ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, माइनिंग ऑपरेशंस एंड अदर रीजन। अब ये लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, इनका एक प्रकार से जो निवास स्थान है, जो हैबिटेट है, वो जंगल ही है भाई। अब उनको वहां से अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी दूसरे स्थान पर, तो वो वहां पे रह नहीं पाएंगे। तो ये चीज है, उसलिए भी इसका चीज का काफी विरोध किया गया है। आल्सो द पूर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA, दैट इज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसका भी एक प्रकार से पूर्व इम्प्लीमेंटेशन देश में हुआ है। तो ये भी इसका विरोध का कारण है। साथ ही साथ लैक ऑफ लाइवलीहुड, लोगों के पास सोर्स ऑफ लिविंग्स वहां पे नहीं है, जंगल से ही काम चलाते हैं। ठीक है, जो भी सोर्स प्रकृति ने उनको दिए हैं उसी से वे लोग काम चलाते हैं। अगर सरकार या फिर हम लोग उसको छीन लेंगे, जंगलों को काट देंगे, अपने स्वार्थ के लिए वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर कोई भी प्रोजेक्ट, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे फिर, राइट। ये चीज हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलते हैं कई बार। ठीक है, अब ये जो माओवादी लोग हैं, ये इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ मनी भी इनको प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे देश के अंदर माओवादी विचारधारा के लोग हैं। दूसरा यहाँ पे बताया जाता है एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस। जंगली इलाका है, जो इंटेलिजेंस मिलनी चाहिए कि कहाँ पे छुपे हुए हैं, कब हमला होने वाला है, वो इंटेलिजेंस हमको नहीं मिल पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क अभी तक ऐसे गांव है जहां पर नहीं पहुंचा है। नो फॉलो अप नो फॉलो अप फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों तक पहुंच नहीं बना पाता है। ठीक है, लोग डरते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे जाने के पास। ये काफी मतलब एक प्रकार से रीजन यहाँ पे बताए जाते हैं। अब सरकार के द्वारा इसको एक प्रकार से टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन ऑक्टोपस। देखिए कई बार वो डायरेक्ट पूछेगा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस किस चीज से रिलेटेड है, या फिर किसको खत्म करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपने बता देना नक्सलवादों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस CRPF के द्वारा चलाया गया है छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले इलाके के अंदर। इसके साथ ऑपरेशन डबल बुल, ये भी झारखंड के में चलाया गया था ऑपरेशन डबल बुल। दूसरा है हमारे पास ग्रे हाउंड्स, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एंटी नेशनल फोर्स है, जिसको बनाया गया था 1989 के अंदर। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 से लेकर 10 के अंदर चलाया गया था, ये वाला ऑपरेशन ग्रीन हंट इन द नक्सल अफेक्टेड एरियाज में। एंड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा 2018 से ही। अभी देखिए इसको रैपिडली ट्रांसफॉर्म किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे, उनको यहाँ पे एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है। मीन्स उनके अंदर डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे, जो भी विकास का कार्य है वहाँ पे होने वाला है। क्योंकि जो जो नक्सलवादी से ज्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं, तो आपको वहां पर कोई भी ज्यादा डेवलपमेंट का कार्य नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा एक समाधान डॉक्ट्राइन आया था। समाधान आप ये बताया जाता है कि ये वन ऑफ द टॉप सॉल्यूशन बताया जाता है फॉर दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम्स के लिए। समाधान यहाँ पे बताया जाता है स्मार्ट लीडरशिप, ये यहाँ पे हो जाएगा एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, अकाउंटेबल एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एंड द डैशबोर्ड बेस्ड KPI, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन फॉर ईच थिएटर एंड द नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये समाधान की भी एक बार आप याद रख सकते हो फुल फॉर्म। समाधान हो जाएगा रोशनी करके एक ऑपरेशन चलाया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो ग्रामीण कौशल्य योजना है, मतलब उसके तहत लोगों को यहाँ पे जोड़ना है, उनको आजीविका प्रदान करवानी है, स्किल्स डेवलपमेंट में उनको लेके आना है। जो मेन स्ट्रीम्स है उसको उसमें जोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये 2013 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसी के तहत इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इनका प्लेसमेंट किया जाएगा फॉर द रूरल, जो पूर यूथ है उनको। ठीक है, जो भी अफेक्टेड एरियाज है उनसे निकाल कर उनको मेन स्ट्रीम के अंदर जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए 66 नेशनल जो इंडियन रिजर्व बटालियन है उनका गठन किया गया है। साथ ही साथ CRPF की एक बटालियन है कोबरा बटालियन, आपने सुना होगा इसके बारे में भी, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि कोबरा बटालियन किससे रिलेट होती है। और एक आपकी हो जाएगी बस्तरिया बटालियन, इसका भी यहाँ पे गठन किया गया है। तो ये बहुत सारे एक प्रकार से सरकार के द्वारा इनिशिएटिव चलाए गए हैं। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी।
अगर ऐसा है देन प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को, एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। आपका क्या विचार है इसके ऊपर, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।